ओके देन, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ सीए संकल्प कांस्टिया। स्वागत है आपका इस नए सेशन में। क्या बोलते हैं पब्लिक? कुछ नया सीखने को तैयार है? देन लेट द गेम बिगिन। चालू 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 गाइस। सो अब आ रहे हैं अपन लोग सिक्योरिटी एनालिसिस चैप्टर के ऊपर गाइस। दिस चैप्टर इज मेनली अ कॉम्बिनेशन दिस चैप्टर इज मेनली अ कॉम्बिनेशन ऑफ theory and practical. theory and practical, तो दोनों का कॉम्बिनेशन है ये चैप्टर, जिसका नाम है सिक्योरिटी एनालिसिस। आओ पढ़ते हैं। तो जब तुम लोग ने फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में सुना होगा गाइस, तो फंडामेंटल एनालिसिस जो होता है ना, उस आई मीन जो दो एनालिसिस होता है ना दुनिया में, वो दो तरह के एनालिसिस होते हैं। एक एनालिसिस होता है फंडामेंटल एनालिसिस, और दूसरा एनालिसिस होता है दैट इज कॉल्ड एज टेक्निकल एनालिसिस। सो यहाँ पे ये दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा बात किया है उन्होंने, एंड दैट इज व्हाट वी हैव टू डू इन दिस चैप्टर। सो बेसिकली अगर आपको कोई पूछे कि आप इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हो, तो अपन बोलेंगे कि यार ये चैप्टर जिसका नाम है सिक्योरिटी एनालिसिस, ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? फंडामेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस। सो चैप्टर का नाम है सिक्योरिटी एनालिसिस एंड यहां पे चैप्टर का नाम है सिक्योरिटी एनालिसिस, एंड इन दिस सिक्योरिटी एनालिसिस चैप्टर वी आर गोइंग टू फोकस ऑन टू थिंग्स। एक फंडामेंटल एनालिसिस, दूसरा टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस इज अबाउट company's actual performance with respect to the economy of country, ठीक है ना? तो मार्केट में क्या चल रहा है, इकोनॉमी में क्या चल रहा है, उसके कंपैरिजन में मेरा परफॉर्मेंस कैसा है विद रिस्पेक्ट टू कॉम्पिटिटर्स, एटसेट्रा। ठीक है, अब यही अगर मैं टेक्निकल एनालिसिस का बात करता हूं, देन दिस इज बेस्ड ऑन investor sentiments, based on investor sentiments, डिमांड सप्लाई, डिमांड सप्लाई, इसके ऊपर बेस्ड होता है टेक्निकल एनालिसिस। उसको फ्रैंकली स्पीकिंग कंपनी के परफॉर्मेंस से कोई लेना देना ही नहीं है। उसको खाली एक ही चीज से लेना देना है, इन्वेस्टर का सेंटिमेंट क्या चल रहा है, ओवरऑल मार्केट में उस पर्टिकुलर शेयर का, उस पर्टिकुलर कंपनी का डिमांड एंड सप्लाई सिनेरियो कैसा है। प्योरली उसके बेसिस पे द सिक्योरिटी एनालिसिस इज डन। सो ये होता है, एक होता है फंडामेंटल एनालिसिस, दूसरा होता है टेक्निकल एनालिसिस। अभी अपन लोग पहले फोकस करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर। तो जैसा मैंने बोला कि फंडामेंटल एनालिसिस में आप कंट्री के इकोनॉमी के ऊपर, कॉम्पिटिटर्स के ऊपर, सबके ऊपर स्टडी करते हो। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दैट। ठीक है, चलो आ जाओ। सो एक बार ये लिख लो, फाइल फटाफट लिख लो एक बार ये। तो देखो, जब अपन ये फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे ना, तो इसको मेनली डिवाइड किया है। तो बेसिकली फंडामेंटल एनालिसिस
को डिवाइड किया है इनटू 4 पार्ट्स। हाँ, फंडामेंटल एनालिसिस को डिवाइड किया है इनटू 3 पार्ट्स मेनली, ऐसे 2 पार्ट। एक फैक्टर्स, दूसरा टेक्निक्स। आपको रिवाइज ऐसे ही करना है, इसलिए बता रहा हूं एक एक चीज। फैक्टर्स, 3 फैक्टर्स है यहां पे बेसिकली। एक है फैक्टर्स अफेक्टिंग इकोनॉमिक एनालिसिस, ठीक है। दूसरा टेक्निक्स यूज्ड इन इकोनॉमिक एनालिसिस। टेक्निक्स यूज्ड इन इकोनॉमिक एनालिसिस। दूसरा फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडस्ट्री एनालिसिस। And techniques used in industry analysis. And third, factors affecting company analysis. And techniques used in company analysis. है ना? सो बेसिकली ये हो गया आपका पूरा का पूरा फंडामेंटल एनालिसिस। बस अब इसको एक एक करके 6 पॉइंट को समझना है, तो समझ लो आपका पूरा का पूरा फंडामेंटल एनालिसिस कंप्लीट। लिख लो, लिख लो। कुछ एकदम रॉकेट साइंस है ही नहीं, एकदम इजी 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 होते जाएगा। तो सबसे पहले क्या आएगा? फंडामेंटल एनालिसिस अफेक्टिंग इकोनॉमिक एनालिसिस, टेक्निक्स यूज्ड इन इकोनॉमिक एनालिसिस। तो देखो, कभी भी याद रखना, 2 तरह के लोग होते हैं। मेरे दो दो फ्रेंड्स हैं, मेरे दोनों चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। कई मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं, दोनों चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। सम आर इनटू फंडामेंटल एनालिसिस रिसर्च ऑफ स्टॉक मार्केट, सम आर इनटू टेक्निकल एनालिसिस रिसर्च ऑफ स्टॉक मार्केट। सो मैंने दोनों पहलू देखे। मैं फंडामेंटल वाला आदमी हूं, बट जब टेक्निकल वालों से मिलता हूं तो उन लोगों का जो कन्विक्शन होता है टेक्निकल एनालिसिस के लिए, वो देखकर एक बार लगता है कि यार इस चीज में भी दम है। तो एनीवेज, समझने की कोशिश करते हैं फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव। बाकी डेप्थ में अगर जाए तो खाली फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर पूरी जिंदगी गुजारी जा सकती है, इतना कुछ है समझने के लिए। खाली टेक्निकल एनालिसिस में पूरी जिंदगी निकल सकते हैं अपन, इतना कुछ है समझने के लिए। बट फॉर नाउ we are going to focus on 2 things, and that is factors affecting economic analysis, techniques used in economic analysis. आओ देखते हैं। सो फंडामेंटल एनालिसिस का ही जो फर्स्ट पार्ट है, इसके बाद सेकेंड पार्ट है, इसके बाद थर्ड पार्ट है। ठीक है, चलो आ जाओ फर्स्ट पार्ट के ऊपर आ जाओ। फर्स्ट पार्ट में आते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग। इधर ही मैं इसको डिस्टिंग्विशिंग के हिसाब से बना लेता हूँ, आ जाओ। वाह, मेरा ये ऐप अपग्रेड हुआ है, तो मैं भी कुछ चीजें सीख रहा हूँ, ऐसा है। कल ही अपग्रेड हुआ, बोलो। चलो, तो एक है फैक्टर्स अफेक्टिंग इकोनॉमिक एनालिसिस,
दूसरा या दूसरा टेक्निक्स यूज्ड इन इकोनॉमिक एनालिसिस। मेरी इच्छा है कि मैं कुछ सेशंस कंडक्ट करूं, probably after your exams or something, on the fundamentals, on the fundamentals of stock market। देखते हैं टाइम कैसे क्या बैठता है। टेक्निक्स यूज्ड इन इकोनॉमिक एनालिसिस। तो तुम लोग अभी तक समझते आ रहे हो ना? सिक्योरिटी एनालिसिस में दो तरह के सिक्योरिटी मतलब क्या, अभी के लिए आप समझ लो शेयर मार्केट, ठीक है? तो शेयर मार्केट को अगर एनालाइज करना है तो दो है मेरे पास, एक है फंडामेंटल एनालिसिस, एक है टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस में वी आर कंसर्न विद द परफॉर्मेंस ऑफ आवर कंपनी, परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी, परफॉर्मेंस ऑफ द कॉम्पिटिटर, एवरीवन। टेक्निकल एनालिसिस में उससे कोई लेना देना नहीं है। टेक्निकल में एक ही चीज से लेना देना है, मार्केट में अपने शेयर से रिलेटेड सेंटिमेंट क्या है, मार्केट में ओवरऑल डिमांड सप्लाई क्या चल रहा है, बस दैट इज इट। वैसा यस सर, इट विल हेल्प अ लॉट इफ वी वांट टू परस्यू फाइनेंस एज अ करियर। डन डन डन, ठीक है। तो लेट्स सी, डन है डन है। अगर इतना पॉजिटिविटी है तो करेंगे, फिर क्यों नहीं करेंगे। फिर नेक्स्ट, फंडामेंटल एनालिसिस में तीन पार्ट आते हैं, एक होता है इकोनॉमिक एनालिसिस, इंडस्ट्री एनालिसिस, कंपनी एनालिसिस। एंड टेक्निक्स इकोनॉमिक एनालिसिस का, इंडस्ट्री का और कंपनी का। सबसे पहले अपन इकोनॉमी को समझेंगे, फिर इंडस्ट्री को समझेंगे, फिर कंपनी को समझेंगे। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं, एक कोई भी एक कंपनी का एग्जांपल ले लो, तो जोमेटो का एग्जांपल लेते हैं, एक ऐसी चीज जो अपन डे टू डे लाइफ में यूज कर रहे हैं, इसलिए अपन फटाफट कनेक्ट कर पाएंगे। तो ऐसा क्या हुआ है इंडिया की इकोनॉमी में कि इतना हाई लेवल पे चलता है जोमेटो स्विगी। सेकेंड आता है इंडस्ट्री, ओवरऑल फूड डिलीवरी एप्स का इंडस्ट्री कैसा है। थर्ड आता है कंपनी, इंडिविजुअली जोमेटो एज अ कंपनी कैसा कर रहा है। समझ में आया आपको गाइस? तीन चीज क्या होने वाली है यहाँ पे। तो कभी भी सपोज फॉर एग्जांपल मेरे को मेरे किसी फ्रेंड का फोन आया और फ्रेंड बोलता है यार मेरे पास पैसा है, मैं सोच रहा हूँ जोमेटो में इन्वेस्ट करूं, करूं क्या? अब देखो उसको तो है ना टिप मिला है, टिप। अब अपन तो चार्टर्ड्स हैं, अपन तो टिप के बेसिस पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो उसको मैंने बोला रुक यार, मेरे को थोड़ा फंडामेंटल एनालिसिस करने दे। तो वो मेरे को बोलता है हाँ, तू थोड़ा फंडामेंटल एनालिसिस करके बता ना कि अपने को इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो वो फंडामेंटल एनालिसिस में मैं सबसे पहले क्या देखूंगा कि ओवरऑल इकोनॉमी कैसा है, क्या ओवरऑल इकोनॉमी अपने ये बिजनेस को सपोर्ट कर रहा है या नहीं। सपोज कोई बिजनेस है जो ईवीज बनाता है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, तो सपोर्ट कर रहा है कि नहीं इकोनॉमी। सपोज कोई बिजनेस है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में है, सपोर्ट कर रहा है कि अपना बिजनेस, अपना इकोनॉमी वैसा। तो पहले अपन देखते हैं इकोनॉमिकली वेदर इट इज हेल्पिंग और नॉट। दूसरा, वी हैव टू डू द इंडस्ट्री एनालिसिस। तीसरा, वी हैव टू डू द कंपनी एनालिसिस। समझ में आ गया? ये तीन चीज का मैं एनालिसिस करूंगा, फिर उसको मैं बोलूंगा हाँ भाई जोमेटो का शेयर खरीद ले या जोमेटो का शेयर मत खरीद। या कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी का उसने मुझे एनालिसिस करने को बोला हो, तो मैं पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वेदर उस इकोनॉमी में बैठेगा कि नहीं वो देखूंगा। देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द फ्यूचर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द फ्यूचर, ऐसे चिल्ला चिल्ला के ऐसा नहीं होता है कि सब जगह वही हो गया। अगर कोई कंट्री है जहां पे अभी तक वाईफाई नहीं पहुंचा है, तो वहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई लेना देना नहीं है। वहां पे बेसिक नेसेसिटी प्रोवाइड करने वाली कंपनी ज्यादा आगे बढ़ेगी। समझ रहे हो तुम लोग? सो दैट इज वेयर यू हैव टू सी द इकोनॉमी फर्स्ट, ठीक है? सो अगर आपकी कंट्री में वाईफाई, इंटरनेट, ये सब चीजें अच्छे लेवल पे आ चुकी है, तो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करिए। क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंप्लीमेंट करने के लिए ह्यूज लेवल ऑफ डेटा, ह्यूज लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी चाहिए, जो आज की तारीख में खाली अमेरिका, जापान और यूएसए के पास है, चाइना के पास है। सो क्या आपका इकोनॉमी उसको सपोर्ट कर रहा है? सी इंडिया में भी, इंडिया की खुद की कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट कंपनी नहीं है। वी आर यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट इंडिया की खुद की कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट कंपनी नहीं है। क्यों? इतना अपन भी टेक्नोलॉजिकली एडवांस नहीं है बेटा। सो आपका भी इकोनॉमी फिलहाल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सपोर्ट कर रहा है क्या? मे बी आंसर इज नो। हाँ, आज की तारीख में अगर आप लोग देखोगे तो सोलर और ये सब रिलेटेड कंपनीज काफी चल रही है। सो आप इकोनॉमी को पढ़िए, फिर इंडस्ट्री देखिए क्या है, इंडस्ट्री कैसा लग रहा है आपको।
और फिर देखिए कंपनी ओवरऑल कैसा परफॉर्म कर रहा है, कंपनी के प्रमोटर्स कौन है, पास्ट प्रॉफिटेबिलिटी कैसा रहा है, ओवरऑल कंपनी का मार्केट में गुडविल इमेज कितना है। दैट इज हाउ द होल फंडामेंटल एनालिसिस इज डन। 3 बेसिस के ऊपर, इकोनॉमी, इंडस्ट्री, कंपनी। समझ में आया? बस अब अगर इतना पूरा जो मैंने चीज समझ में आ गया ना, तो समझ लो हो गया आपका काम। तो फंडामेंटल एनालिसिस बेसिकली 3 चीज को डेप्थ में एनालाइज करता है। एक एनालाइज करता है कि भाई तुम्हारा इकोनॉमी कैसा चल रहा है, दूसरा वो एनालाइज करेगा इंडस्ट्री का क्या हाल है, तीसरा वो एनालाइज करेगा कॉम्पिटिट अपना खुद कंपनी कैसा चल रहा है, कॉम्पिटिटर तो इंडस्ट्री में आ गया। समझ में आ गया एवरीवन? एनी डाउट्स? नो डाउट्स, नो डाउट्स। डन, डन। अब आते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इकोनॉमिक एनालिसिस एंड टेक्निक्स यूज्ड इन इकोनॉमिक एनालिसिस। अब देखते हैं। चलो फर्स्ट डन। नाउ ये भी ओवरऑल अब समझ गया ना तुम लोग करना क्या है। अब एनालिसिस करते जाओ। अब फ्रैंकली स्पीकिंग तुम्हारे को मेरी जरूरत ही नहीं है, फ्रैंकली स्पीकिंग तुम्हारे को मेरी जरूरत ही नहीं, तुम खुद ही दिमाग लगा पाओगे। नाउ व्हाई, फॉर सम रीजंस जब मैं बोलता हूं ना कि मुझे इंस्टीट्यूट का कुछ कुछ अप्रोचेस अच्छे नहीं लगते, वो ये यहाँ पे है। अब ये जो फंडामेंटल एनालिसिस करने का तरीका था ना, ये बाबा आदम के जमाने का तरीका है। मतलब आज से 25 साल पहले अगर कोई रिसर्च एनालिस्ट होता था ना, वो ऐसे एनालिसिस करता था। 15 साल से ये कंटेंट चेंज नहीं हुआ है। आज की तारीख में भी फंडामेंटल एनालिसिस में इकोनॉमिक एनालिसिस है, पर इकोनॉमिक एनालिसिस करने के तरीके बदल गए हैं। इंस्टीट्यूट वहां के वहां पे ही ये 4 टॉपिक के ऊपर ही फंसा हुआ है। मनसून, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मनसून से कोई ज्यादा लेना देना नहीं है, बट ये लोग वही छोटी छोटी बातों पे लगे हुए, ठीक है। तो अपने को भी वही समझना है, कोई टेंशन नहीं। मतलब इसमें बहुत ज्यादा और भी चीजें ऐड हुई है, बट वो इन्होंने नहीं रखी है, इन्होंने ये 4 चीजें रखी, अपने को भी 4 चीजें देखनी। आपको देखना है कि सबसे पहले कि आपका इकोनॉमी ओवरऑल कैसा है, मतलब आपका इकोनॉमी का ग्रोथ रेट कैसा है, नेशनल इनकम कितना बड़ा है, इंडस्ट्रियल सेक्टर का ग्रोथ कैसा है, इन्फ्लेशन कैसा है, मनसून कैसा है। These are the 5 things that you have to focus on. These are basically the factors of economic analysis. So first, growth rate of national income. दूसरा, ग्रोथ रेट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, मनसून, इन्फ्लेशन। सो अब देखते हैं। फॉर मोस्ट पर्पसेस, what is most important is the difference between nominal growth rate quoted by GDP and the real growth after taking inflation into account। मतलब बेसिकली कितना रियल ग्रोथ हुआ है अपना। ओवरऑल ग्रोथ हुआ है 10%, बट इन्फ्लेशन बढ़ा है 10%, तो क्या ग्रोथ ही नहीं हुआ है, तो रियल ग्रोथ कुछ हुआ ही नहीं। तो आपको देखना है रियल ग्रोथ कितना हुआ है। मतलब अगर आपके इकोनॉमी का ग्रोथ हुआ है 10%, इन्फ्लेशन बढ़ा है 6%, तो आपके इकोनॉमी का रियल ग्रोथ हुआ है 4%। दैट इज व्हाट रियल ग्रोथ इज। The estimated growth rate would be a pointer to the prospect for the industrial sector and therefore to the return investors can expect from investment in shares. Growth rate of industrial sector, हाँ तो अभी ओवरऑल इंडस्ट्रीज का क्या ग्रोथ रेट है। इन्फ्लेशन तो याद रखने का यहाँ पे WPI और CPI। WPI मतलब होलसेल प्राइस इंडेक्स, CPI मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इन दोनों का प्राइस इंडेक्स मेजर कैसे करता है, इन्फ्लेशन। मतलब कहने का मतलब क्या, तो से फॉर एग्जांपल फूड इंडस्ट्री ले लो, ठीक है। तो अभी अगर फॉर एग्जांपल फूड इंडस्ट्री में क्या रेट्स बढ़ रहे हैं, तो ओवरऑल उससे पता चलता है कि फूड इन्फ्लेशन कितना बढ़ा है। से क्लोथ इंडस्ट्री ले लो, तो उससे पता चलता है ओवरऑल क्लोथ का कितना इन्फ्लेशन बढ़ा है। सो अलग अलग इंडस्ट्रीज का इंडेक्सेस होता है, उसमें आपको देखना है इन्फ्लेशन ओवरऑल कितना इंक्रीज हुआ है। द डिमांड इन सम इंडस्ट्रीज is significantly influenced by the inflation rate. Therefore, firms in these industries make continuous assessment about kitna inflation likely to prevail in the future. And monsoon, strong forward and backward linkages, monsoon is also of a great concern to the investors. Yes, it is. But इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, अभी फिलहाल अपने को अपना एग्जाम में आंसर लिख कर आने का है सर, तो चुपचाप हम लोग को आंसर लिखने दो, ठीक है।
सो अभी जब इकोनॉमिक एनालिसिस करोगे, दिस इज व्हाट इज गोइंग टू बी योर आंसर। आपको देखना है ग्रोथ रेट इंडस्ट्रियल सेक्टर का, इन्फ्लेशन कैसा है, मानसून कैसा है, ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम। गॉट इट एवरीवन? डन। सो आओ लिख लेते हैं एक बार अपन भी, तो ध्यान याद रह जाएगा। ये मैं तुम लोग के लिए लिख रहा हूँ, बाकी मेरे पास मैजिक बुक में सब चीजें लिखी हुई है, बता दूं खाली। सो वैसा लिखो। ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम growth rate of industrial sector, inflation, monsoon। ठीक है। एंड टेक्निक्स यूज्ड इन इकोनॉमिक एनालिसिस। अच्छा, वेरियस टेक्निक्स, क्या क्या टेक्निक्स यूज होता है? एंटिसिपेटरी सर्वे करते हैं, कि जैसे ये सब पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा होता है। क्या सर्वे करते हैं कि ओवरऑल आपका क्या बिजनेस है, बिजनेस में आपके काय का बिजनेस है, सर्विस ओरिएंटेड है, मैन्युफैक्चरिंग है, उसमें भी हाउ यू आर परफॉर्मिंग ओवरऑल, ऑल ऑफ दोज थिंग्स, all of those things are understood, and then finally एक कंक्लूजन आता है, पता चलता है कि ओवरऑल इकोनॉमी कैसा चल रहा है। तो एंटीसिपेटरी सर्वेस, इंडिकेटर अप्रोच, इसमें तीन है, चार है, लीडिंग, लैगिंग, रफली कोइंसिडेंटल इंडिकेटर्स। तो लीडिंग इंडिकेटर्स मतलब ओवरऑल इकोनॉमी कैसा परफॉर्म कर रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल इफ द कंट्री ओवरऑल, क्या बोला था मैं, डिप्लोमेटिकली अपन कितना आगे हैं, डिप्लोमेटिकली कितना अच्छा है, इसके अगर कहीं पे वॉर हो रहा है तो वहां पे अगर कोई इंडियंस फंसे हुए हैं तो इंडिया को कैसे वो लोग रिटर्न कर भेज रहे हैं, या इंडिया का इंपोर्ट एक्सपोर्ट कितना है, ऑल ऑफ दोज थिंग्स आर बेसिकली योर लीडिंग एंड लैगिंग इंडिकेटर्स। फिर बाद में आ जाता है इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग अप्रोच। तो यहाँ पे फोरकास्टिंग द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, कंपेयरिंग द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ऑल ऑफ दैट इज टेकन केयर ऑफ। अब ये सब एकदम डेप्थ में एनालाइज होते हैं, बट अभी आप लोगों को खाली ऊपर ऊपर से दिया है, सो विल जस्ट राइट दैट मच डाउन। तो ये देखो आंसर तो तुम लोगों के पास रेडी है, एंटीसिपेटरी सर्वे, बैरोमीटर इंडिकेटर अप्रोच एंड इकोनॉमिक बिल्डिंग अप्रोच। सो वही अपन लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, आ जाओ। फर्स्ट राइट डाउन एंटीसिपेटरी सर्वेज, बैरोमीटर और इंडिकेटर अप्रोच। राइट डाउन लीडिंग इंडिकेटर, लैगिंग इंडिकेटर, फिर लिखो रफली कोइंसिडेंटल इंडिकेटर, और फिर तीसरा है, ठीक है, तीसरा लिखो इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग अप्रोच।
इसमें देखो फोरकास्टिंग एंड कंपैरिजन ऑफ जीएनपी ऑफ जीएनपी। ठीक है, चलो लिख लो। तो ये इकोनॉमी का हुआ। अब ऐसे इंडस्ट्री का करना है, फैक्टर्स टेक्निक्स। ये कॉपी कर लो एक बार, तब तक मैं सेट करता हूं। फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडस्ट्री एनालिसिस, टेक्निक्स यूज्ड इन इंडस्ट्री एनालिसिस। चल रहना। चल ओके, सो अब इंडस्ट्री को क्या अफेक्ट करता है, इंडस्ट्री को क्या अफेक्ट करता है, चलो आओ वो देखते हैं। तो यहाँ पे ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं फॉर, सो ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं फॉर इकोनॉमी एनालिसिस। और उसके बाद टेक्निक्स, उसके बाद आ जाता है अभी इकोनॉमी इंडस्ट्री एनालिसिस। तो ये भी एकदम सिंपल है, आ जाओ। इसके भी जो पॉइंट्स है, मेन मेन पॉइंट्स वो लिख लेते हैं। तो देखो, कोई भी इंडस्ट्री के भी कुछ स्पेसिफिक चीजें होती है। अब से फॉर एग्जांपल जोमेटो है, आज से अगर 10 साल पहले किसी ने जोमेटो में इन्वेस्ट किया होता और आज कोई जोमेटो में इन्वेस्ट कर रहा है, तो दोनों अलग अलग बात है। आज से 10 साल पहले अगर किसी को जोमेटो में इन्वेस्ट करना था ना, सो इन दैट केस ही हैड टू बी अ बिग रिस्क टेकर, क्योंकि तब जोमेटो का कोई नाम नहीं था। तब नहीं पता था कि जोमेटो इतना फेमस होगा। तब नहीं पता था जोमेटो ब्लिंकिट को अक्वायर कर लेगा। तब नहीं पता था कि जोमेटो का एक शेयर आएगा जो 50 रुपए पे इशू होगा और 500 रुपए पे चले जाएगा। तब नहीं पता था कि इट विल बी अ सच अ बिग हिट। सो वो टाइम पे जोमेटो का प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कुछ और था। अब आज अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो अलग लाइफ साइकिल पे। आज उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का डिमांड कुछ और है। वो टाइम पे इतने सारे लोग ऑर्डर भी नहीं करते थे बाहर से या कोई ऐप के ऊपर भरोसा करके, आज की तारीख में कर देते हैं। सो अलग अलग लाइफ साइकिल होता है, बेसिकली अलग अलग इंडस्ट्री का लेवल होता है, उस बेसिस पे ये चीजें डिसाइड होती है। सो ये देखो इधर आओ, आई जस्ट शो यू दिस। ये देखो, डिस्क्राइब द फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडस्ट्री एनालिसिस। तो सबसे पहला है कौन सा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल लेवल पे है आपका प्रोडक्ट बेसिकली। फिर बाद में है डिमांड सप्लाई गैप, डिमांड सप्लाई गैप कितना है आपके प्रोडक्ट में और मार्केट में, कितना उस चीज का डिमांड है और आप कितना सप्लाई कर पा रहे हो, उस चीज को मैनेज कर पा रहे हो कि नहीं। ओह वाओ, आयुषी सेइंग सर व्हेन आई परचेज्ड इट वाज 52। वाह, आयुषी तो एकदम करोड़पति बन गई। अब डिपेंड करता है उसने कितने शेयर्स लिए। मैंने भी यही भाव पे लिए थे, अप्रोक्सीमेटली 52-55 के भाव पे। फिर बाद में बैरियर्स टू एंट्री, जोमेटो जैसा ऐप बनाना इजी है या डिफिकल्ट, जोमेटो जैसा इतना हाई लेवल का नेटवर्क बनाना इजी है या डिफिकल्ट, ऑब्वियसली डिफिकल्ट है। सो बैरियर्स टू एंट्री है। कोई भी प्रोडक्ट जिसमें बैरियर्स टू एंट्री है उसका ग्रोथ होने का चांसेस ज्यादा है, क्योंकि कॉम्पिटिटर्स कम आएंगे। गवर्नमेंट कितना सपोर्ट दे रही है नहीं दे रही है आपके प्रोडक्ट को, जैसे अभी मालूम है गेमिंग
वेबसाइट्स थे उनको बंद कर दिया, जैसे ड्रीम 11। अब आप सोचो आपके पास ड्रीम 11 कंपनी का शेयर है, गवर्नमेंट ने ड्रीम 11 जैसी कंपनीज, बेटिंग कंपनीज के साथ क्या एटीट्यूड रखा, हमको ऐसी कंपनीज चाहिए ही नहीं। अगर ये आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल का बिजनेस है तो गवर्नमेंट का क्या एटीट्यूड है, वेरी गुड, वी विल गिव यू फुल सपोर्ट। सो डिपेंड्स गवर्नमेंट का क्या सपोर्ट है। स्टेट ऑफ कंपटीशन क्या है इंडस्ट्री में, जोमेटो को एक ही कॉम्पिटिटर है, स्विगी। सो अगर एक दो ही कॉम्पिटिटर है, सो यू आर इन सेफ हैंड्स। कॉस्ट कंडीशंस एंड प्रॉफिटेबिलिटी, बीच में बहुत ज्यादा लॉसेस हो रहे थे जोमेटो को, अब प्रॉफिटेबिलिटी लेवल पे भी आ रहा है, सो दैट इज अ गुड थिंग। डन। फिर लास्ट में है टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च। सो टेक्नोलॉजी क्या लेवल पे है, अपना जो प्रोडक्ट है वो टेक्नोलॉजिकली कितना साउंड है, रिसर्च लेवल पे कितना है, ऑल ऑफ दैट बेसिकली डिटरमाइन द इंडस्ट्री एनालिसिस ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। सो अब आप इसमें जोमेटो डाल दो, अब आप इसमें इलेक्ट्रिकल व्हीकल डाल दो, आप इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाल दो, अब आप इसमें कोई भी कंपनी उठाओ, उस कंपनी का एनालिसिस करो और ये सब चीजें देखो कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में वो कौन से स्टेज पे है। से फॉर एग्जांपल अगर कोई प्रोडक्ट डिक्लाइन स्टेज पे है, मत इन्वेस्ट करो उस कंपनी में। अगर वो प्रोडक्ट ग्रोथ स्टेज पे है, इन्वेस्ट करो। सो सी क्या प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, डिमांड सप्लाई गैप कितना है, डिमांड ज्यादा होना चाहिए, सप्लाई कम होना चाहिए, अपने प्रोडक्ट का वैल्यू रहेगा। बैरियर्स टू एंट्री, कितना मुश्किल है ये चीज करना, गवर्नमेंट का एटीट्यूड कैसा है, कंपटीशन कैसा है, कॉस्ट कंडीशंस, प्रॉफिटेबिलिटी, टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च इज ऑल द थिंग्स दैट डिटरमाइन द बेसिकली इकोनॉमी एनालिसिस ऑफ अ पर्टिकुलर सिक्योरिटी। और लिखते हैं सर इतनी तो स्टाइपेंड नहीं कि करोड़ हो जाए। क्या पता भाई लोन वोन पे उठा के किया हो तो, आजकल पब्लिक कुछ भी करता है यार। चलो, फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडस्ट्री एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रोडक्ट, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, फिर डिमांड सप्लाई गैप, बैरियर्स टू एंट्री, गुड गुड। इतना ज्यादा रिस्क लेना भी नहीं चाहिए। लोग क्या करते हैं पता है, लोग उधार लेके मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। सोचो क्या बोलने का ऐसे लोगों का। बैरियर्स टू एंट्री, गवर्नमेंट एटीट्यूड, कंपटीशन, कॉस्ट कंडीशंस एंड प्रॉफिटेबिलिटी, सो कॉम्पिटिटिव नेचर, cost conditions and profitability, last technology and research। लिखा, डन। टेक्निक्स यूज्ड इन इंडस्ट्री एनालिसिस, तो ये सारा एनालिसिस कैसे करेंगे उसको बोलते हैं टेक्निक्स। टेक्निक्स का मतलब क्या होता है,
ये एनालिसिस कैसे करेंगे, टेक्निक्स मतलब यह एनालिसिस कैसे करेंगे, अरे बोलो ना कैसे करेंगे। तो उसके लिए जवाब दिया है, रिग्रेशन एनालिसिस एंड इनपुट आउटपुट एनालिसिस के साथ क्या इनपुट अपन डाल रहे हैं, क्या आउटपुट आ रहा है, पाइवट टेबल्स और ये सब जो अपन टिपिकल स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं ना, वही सब। इनकम, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, रॉ मटेरियल, फाइनल कंजम्पशन, all of that is basically a part of industry analysis. So regression analysis and input output analysis लिखो, regression analysis and input output analysis. Okay, sir. Okay. Sir, are you considering to invest in LG Electronics IPO? Yes. टाटा कैपिटल और एलजी दोनों का एनालिसिस चालू है। कल तक तेरे को मैं बता दूंगा। लास्ट डेट आई थिंक कल ही है ना। कल तक मैं बता दूंगा क्या करने वाला हूं। हाउ टू एनालाइज पार्थ भाई, आओ कभी हवेली पे। मैं वही बोल रहा हूं तुम लोग को। अगर तुम लोग को जेन्युइनली आईपीओ को कैसे एनालाइज करते हैं, कोई भी स्टॉक को कैसे एनालाइज करते हैं, स्क्रीनर पे कैसे चीजें एनालिसिस होती है, ये सब का ज्ञान चाहिए तो मुझे बताओ, तो मैं उसके वीडियोस अलग से बनाऊंगा यार। गुड पॉइंट बाय मोना। मोना बोल रही है कि सर अभी मोस्ट ऑफ द आईपीओज आर ओपनिंग एट डिस्काउंट। उसका रीजन, या आई नो, उसका रीजन क्या है सर? द वेरी इंपॉर्टेंट रीजन इज दैट ओवरऑल टू ग्लोबल पॉलिटिकल सिनारियो देख, ऑलमोस्ट 3 से 4 जगह पे तो वॉर चल रहा है। पहला सबसे बड़ा इशू। दूसरा, गोल्ड एंड सिल्वर आर एट अ ऑल टाइम हाई। तो पूरा का पूरा पैसा पब्लिक का इन्वेस्टेड वहां पे है, इक्विटी में थोड़ा कम पैसा है। इंडिया और यूएसए के बीच में थोड़ा तनाव है, टेंशन चालू है। सो यूएसए की कहावत है, इफ यूएसए स्नीजेस द होल वर्ल्ड कैचेस कोल्ड। तो अगर इंडिया और यूएसए के बीच में थोड़ा तनाव है तो एंड ऑफ द डे उसका इंपैक्ट बिजनेसेस पे आएगा। सो ये सारे रीजंस की वजह से फिलहाल मार्केट इतना चीयरफुल नहीं है। एवरी मार्केट इज कॉशियस। सो देखना पड़ेगा क्या सिनारियो होता है ओवरऑल मार्केट में वैसा। सो मेनी अदर रीजंस आर देयर। सो दीज आर द मेन रीजंस जिसकी वजह से चीजें इतना खुल नहीं पा रही है एज ऑफ नाउ। चल, ये हो गया सेकंड। अब तुम लोगों को ये थियोरेटिकल चीजें ही है, अगर बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल चीजें होती अपने सिलेबस में, ट्रस्ट मी, आई वुड हैव टॉट यू दैट एज वेल। मजा आ जाता, लिटरली मजा आ जाता। कोई बात नहीं, चलो। सो ये हुआ मेरा, सॉरी, इकोनॉमिक एनालिसिस का। ये हुआ मेरा इंडस्ट्री एनालिसिस का। अब आते हैं अपन लोग थर्ड के ऊपर, विच इज कंपनी एनालिसिस। आ जाओ, कंपनी एनालिसिस। ठीक है, चलो।
हाँ, कंपनी एनालिसिस में देखो क्या क्या आता है बेटा। अब ये कंपनी एनालिसिस मुझे सिखाने की जरूरत ही नहीं है, वो तो तुम लोग ही बोल दोगे। कंपनी का नेटवर्थ क्या है, बुक वैल्यू क्या है, ग्रोथ क्या है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, लेबर मैनेजमेंट रिलेशन, मार्केटेबिलिटी ऑफ शेयर्स, सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ फंड्स, फाइनेंशियल एनालिसिस, मैनेजमेंट कितना अच्छा है, एग्जिस्टिंग स्टॉक होल्डिंग का पैटर्न क्या है, मतलब इक्विटी स्प्लिट, रेगुलेशंस एंड ऑल ऑफ दैट। सो ये आई थिंक टिपिकल चीजें हैं। और इसको एनालिसिस करने के लिए आपके पास कोरिलेशन रिग्रेशन एनालिसिस है, जिसको आज की तारीख में पाइवट टेबल बोल सकते हो आप। ट्रेंड्स देख सकते हो मार्केट में क्या चल रहा है, एंड डिसीजन ट्री एनालिसिस। सो आई थिंक इट्स प्रीटी इजी पीजी। और लिख लेते हैं। सो ये एक बार अपन लोग लिख लिया, उसके बाद अपन बोल सकते हैं कि अपना फंडामेंटल एनालिसिस हो गया। अब देखो कितना कम था ना ये करने में लोगों की जिंदगी निकल जाती है। इंस्टीट्यूट ने इसको 1 घंटे के लेक्चर में करवा दिया हमारे से, क्या बोलूं मैं भी। चलो, फैक्टर्स अफेक्टिंग कंपनी एनालिसिस में क्या क्या चीजें आएगी मैं लिख रहा हूँ। नेट वर्थ एंड बुक वैल्यू, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ठीक है ना, लेबर मैनेजमेंट रिलेशंस। सब नहीं लिखना है, सिर्फ जो मेन मेन याद रहते हैं ना वही लिखवा। बहुत सारे बाकी लिस्ट तो। सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ फंड्स, मिस्टर इंडिया हो गया मैं। ये क्या? आजा सुन बंदे मेरा। चल, लेबर मैनेजमेंट रिलेशन लिखा। उसके बाद लिखो फाइनेंशियल एनालिसिस, सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ फंड्स। ठीक है। उसके बाद आता है टेक्निक्स यूज्ड इन कंपनी एनालिसिस। सो हियर वी राइट डाउन कोरिलेशन एंड रिग्रेशन एनालिसिस यूज कर सकते हो तुम लोग, ट्रेंड एनालिसिस, और उसके बाद डिसीजन ट्री एनालिसिस। ठीक है, चलो प्लीज कॉपी। जी हाँ, और इसी के साथ कंप्लीट होता है प्रॉपर है। इसी के साथ कंप्लीट होता है क्या, अपना फंडामेंटल एनालिसिस। और अब अपन लोग आ रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर। भाई, टेक्निकल एनालिसिस तो नेक्स्ट लेवल है इन रियल लाइफ, बट यहाँ पे अपने बुक में बहुत ही बोरिंग वाला टेक्निकल एनालिसिस दिया है। ऐसा टेक्निकल एनालिसिस जो आज की तारीख में मार्केट इतना यूज ही नहीं करता है। इन्होंने टेक्निकल एनालिसिस का हिस्ट्री बताया, टेक्निकल एनालिसिस का फ्यूचर एंड प्रेजेंट ऐसा नहीं है जो इन्होंने दिखाया। बट अपने को एग्जाम देने का है, तो अपने को एग्जाम देने का है तो उस हिसाब से चलना पड़ेगा। अब मेरा सजेशन है कि मैंने क्या बोला था, इस चैप्टर में दो चीजें हैं, एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल। ये चैप्टर बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक थ्योरी पार्ट, एक प्रैक्टिकल पार्ट। 3 थ्योरी है इसमें, एक फंडामेंटल का थ्योरी है, एक टेक्निकल का थ्योरी है,
और प्रैक्टिकल है। मैं चाहता हूं कि अपना फंडामेंटल थियरी हो गया, अभी अपन प्रैक्टिकल का थियरी कर लेते हैं, और फिर लास्ट में नेक्स्ट सेशन में, रात को या नेक्स्ट सेशन में कल, तब अपन जो बचा हुआ टेक्निकल थियरी है वो कर लेंगे। तो अभी प्रैक्टिकल कर ले तो थोड़ा मन लगा रहेगा, है ना। आ जाओ। चलो आ जाओ। सो नाउ वी आर गोइंग टू डू द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स। क्या आप तैयार हैं? तो चलो लेट द गेम बिगिन। सो सुनो, यहाँ पे प्रैक्टिकल जो पार्ट है उसमें तीन चीजें हैं बेसिकली। एक है आपका मूविंग एवरेजेस, जिसको दो पार्ट में डिवाइड किया है, अरिथमेटिक मूविंग एवरेज एंड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो आओ लिखते हैं इधर। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में दो पार्ट है, एक है मूविंग एवरेजेस, इस मूविंग एवरेज में दो पार्ट, इस मूविंग एवरेज में दो पार्ट है, एक है सिंपल मूविंग एवरेज और दूसरा है, इसको सिंपल मूविंग एवरेज को अरिथमेटिक मूविंग एवरेज बोलते हैं, दूसरा है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। सो एक है एएमए, दूसरा है ईएमए। अरिथमेटिक मूविंग एवरेज एंड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ठीक है, आओ। अरिथमेटिक मूविंग एवरेज इज क्वेश्चन वन, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इज क्वेश्चन टू। क्वेश्चन नंबर वन पे आ जाओ। आपको ऐसा लगेगा कि आप अपने स्कूल के फर्स्ट स्टैंडर्ड में चले गए हैं, और अब क्या करें, जो है वो है। आइए। Arithmetic moving average. Calculate the moving average of 10 successive trading days using 5-day moving average. क्या बोला? 5-day moving average मतलब आज है ट्रेडिंग डे 1 2 3 4 5, पांचों का एक एवरेज निकाल लो। अब कल और एक रेट आएगा, अब इसको भूल जाओ। 2 से 6 का रेट निकाल लो, एवरेज कर लो, रेट निकाल लो, एवरेज कर लो, रेट निकाल लो। फोर्थ डे पे 4th से 8th का एवरेज कर लो, रेट निकाल लो। 5th से 9th का एवरेज कर लो, रेट निकाल लो। 6th से 10th का एवरेज कर लो, रेट निकाल लो। 24.25.4, 25.6, 25.7, 25.9, 26.2, 26.4, इससे पता चल रहा है that this particular share is in a upward trend. This particular share is in a upward trend, मतलब मार्केट बुलिश है भाई। ये पर्टिकुलर शेयर क्या है? बुलिश है। बुलिश है तो इसको खरीद लो। हो गया, क्वेश्चन नंबर वन हो गया। अब लिखते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन का लिखो सॉल्यूशन। लिखो सॉल्यूशन। हाँ करो, तुम लोग ही ट्राई करो दो। देखा, किया, कुछ तो थोड़ा बहुत लगा कि हैं कौन से स्टैंडर्ड का है ये। मतलब तुम लोगों को लगता है ये वाला मेरे को सॉल्व भी करना चाहिए? तुम लोग ने किया सॉल्व? ये देखने को नहीं बोला, सॉल्व करने को बोला था। सो चाहिए तो लिख लो, चलो। ए एम ए, एम ए का फुल फॉर्म अरिथमेटिक मूविंग एवरेज। ठीक है, इसको प्यार से बोलते हैं सिंपल एवरेज।
अब इसमें 5 डेज का दिया है, तो जितने भी डेज का दिया हो दैट डजंट मैटर। सो इसमें इट इज समेशन ऑफ शेयर प्राइस ऑफ number of days upon number of days। ठीक है। सो अपने वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा है, 1 2 3 4 5 है पहले। सो उसका अपन लोग ने समेशन किया, तो 25 26 25.5 24.5 एंड 26। सो इसका टोटल कितना है बेटा, 127 डिवाइड बाय 5 किया तो कितना आया, 25.4। 25 समझ में आया आपको। फिर नेक्स्ट 2 3 4 5 6, सिक्स क्या है 26। अरे सो फिर 2 3 4 5 6, तो सिक्स कौन सा है मेरा, सिक्स डे पे क्या है मेरा रेट 26। सो वापस से भी इसका मैंने अगर एक एवरेज निकाला तो कितना आएगा, 128/5 विच इज 25.6। बस आपको ऐसे ही करते जाना है। सो आपके पास 5 रेट आ रहा है, 25.4 25.6 25.7 25.9 एंड 26.2, है ना। चलो, सो कैन आई से ये क्या हो गया, इंक्रीजिंग ट्रेंड, है ना। तो इसको अपन बोलेंगे बुलिश पैटर्न, है ना। परफेक्ट। नेक्स्ट सेकंड है ईएमए। ईएमए मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। देखो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ईएमए ये भी बहुत इजी है, प्योरली एक फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड है, दैट्स इट, एज सिंपल एज दैट। आओ करेंगे। आओ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। सो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं अपन लोग। Yeah, here you can take this formula. Right on. Closing price of the day closing price of the day minus EMA of previous day into exponent plus previous day EMA।
प्लस प्रीवियस डे ईएमए। ये ईएमए क्या है? ये ईएमए। हाँ, लिख लो पहले ये और आ जाओ क्वेश्चन 2 पे। करो। चलो क्वेश्चन 2 पे आ जाओ तो समझा देता हूं ये वाला। क्लोजिंग वैल्यूज ऑफ निफ्टी फ्रॉम 6th to 17th डे ऑफ मंथ ऑफ जनवरी इज एज बिलो। डेज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। डेट दिया हुआ है, डेट ये 6th जैन जो बोला ना वो लोग से लेकर 17th जैन, थर्सडे और वो सब दिया हुआ है। कैलकुलेट ईएमए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऑफ सेंसेक्स। प्रीवियस डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इज 15,000। वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंट इज ऑफ ईएमए इज 0.062। सो ये देखो इधर, ये लोग देखो फॉर्मूला देखो क्या बोला है। एक सेकंड, ये फॉर्मूला को इधर वापस कॉपी कर लेते हैं। सो गाइस नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। इसमें उसने अपने को ऑलरेडी एक चीज दे दी है, दैट इज एक्सपोनेंट का वैल्यू। सो वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंट कितना है? वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंट ईएमए इज 0.062। सो 0.062, ठीक है। ओके, और क्या दिया है देखो जरा। अभी अभी एक एक दिन का अपने को फाइंड करना पड़ेगा। सपोज डे 1 है, सो डे 1 पे क्या आएगा? डे 1 का क्लोजिंग कितना है? 14522। सो डे 1 क्लोजिंग प्राइस ऑफ द डे 14522 minus EMA of previous day. Sir, these EMA and AMA are part of technical analysis? No, they are just a part of analysis, and मैं इसको fundamental analysis में डालता हूँ. This is more of a fundamental analysis. अच्छा, तू इसकी बात कर रही है? सॉरी सॉरी, हाँ। सो दे आर अ पार्ट ऑफ कॉम्बिनेशन, मेनली टेक्निकल, कि भाई नंबर्स के बेसिस पे अपन डिसाइड करेंगे कि ये क्या हो रहा है। यस यस, दिस इज टेक्निकल एनालिसिस, एब्सोल्युटली। मुझे लगा इसके पहले वाला अपन लोग ने जो किया तो उसकी बात कर, सॉरी। हाँ, दिस इज टेक्निकल। सो 14522 माइनस ईएमए ऑफ प्रीवियस डे। देखो अगर क्वेश्चन आप लोग ने ध्यान से पढ़ा होगा तो ईएमए ऑफ प्रीवियस डे दिया है 15,000 इनटू एक्सपोनेंट दिया है 0.062 प्लस प्रीवियस डे ईएमए दिया हुआ है 15,000। तो जब अपन लोग इसको सॉल्व करते हैं तो बोलो क्या आंसर आता है? बताओ बताओ, बोलो बोलो, टेल टेल। 14522 माइनस 15,000 इंटू 0.062 प्लस 15,000, 14970.36 आ रहा है। इधर ही लिखना है, 14970.36। ये हुआ डे 1 का। ऐसे अदर डेज का भी निकालना है ना। फिर डे 2, अब डे 2 के लिए क्लोजिंग, पहले डे क्लोजिंग प्राइस ऑफ द डे निकालना पड़ेगा। क्लोजिंग प्राइस इज 14925। सो वी विल राइट हियर
14925 minus previous closing EMA 14970.36 into 0.062 plus 14970.36 एंड अपने को जवाब मिलता है। और देखो 14967.55। ठीक है, नेक्स्ट डे 3। नेक्स्ट डे 3, बस ऐसे आपको सब डेज का फाइंड करना है। सो डे 3 का क्लोजिंग देखो कितना है, नो ट्रेडिंग, नो ट्रेडिंग, तो 15222। सो डे 3 डैश, डे 4 डैश, फिर डे 5 कितना है, 1515222। पार्थ बोल रहा है डन। पार्थ तो नंबर्स बता दे भाई। माइनस, याद रखना ये इधर आएगा 14967.55 into 0.062 plus 14967.55। बोलो कितना आता है आंसर। 14983.32। डन, समझ में आ गया। अब बाकी का प्लीज तुम लोग बता दो मेरे को, तो मैं लिखते जाता हूं। करेक्ट, 15046.35। थैंक यू। नेक्स्ट 15130.28, 15246.20, 15416.94। अगेन आप लोग नोट करोगे ना गाइस, तो दिस इज अ राइजिंग ट्रेंड, मतलब मार्केट बुलिश है। प्लीज कॉपी।
चलो अब इसका एक लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अजीब, बट करते हैं। आज की तारीख में जो भी मैं मेथड तुम लोगों को सिखाने वाला हूं उसको बोलते हैं रन टेस्ट। वो दुनिया में कोई यूज नहीं करता होगा, बट ठीक है, अपने को एग्जाम देने का है, एग्जाम में करने का है तो करेंगे। आ जाओ, बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड है, मतलब मजा आएगा करने में। आओ, दैट इज कॉल्ड एज रन टेस्ट मेथड। क्या बोलते हैं इसको? रन टेस्ट मेथड टू चेक वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंट मार्केट थियरी। तो ये क्या है बता दो। दिस ऑल्सो बेस्ड ऑन टेक्निकल एनालिसिस। इसमें कुछ स्टेप्स है, आपको वो स्टेप्स फॉलो करना है बस, और कुछ नहीं करना है। सो पहला स्टेप है, चलो क्वेश्चन के साथ साथ ही करते जाते हैं, तो आई थिंक इट विल बिकम मच बेटर, अपने को हो भी जाएगा अपना साथ साथ में। ये रहा क्वेश्चन। क्लोजिंग वैल्यू ऑफ अ स्टॉक मार्केट इंडेक्स इज गिवन बिलो। फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, अलग 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 क्लोजिंग इंडेक्सेस दिया है। अपने को टेस्ट करना है क्या? वीक फॉर्म ऑफ मार्केट हाइपोथेसिस। सो आओ चेक करते हैं, एकदम सिंपल है। सबसे पहला स्टेप आपका होता है इसमें ये, डिनोट प्लस और माइनस साइन बेस्ड ऑन चेंज इन क्लोजिंग प्राइसेस। चेंज इन क्लोजिंग प्राइसेस के ऊपर आपको प्लस माइनस साइन डिनोट करना है। आप मेरे को बताओ, 2800 टू 2780, तो कम हुआ तो इधर हम लोग ने माइनस लिखा। 80 से 95 बढ़ा, प्लस लिखा। 95 से 2830 बढ़ा, प्लस लिखा। 2830 से 2760 कम हुआ, माइनस लिखा। 2790 से बढ़ा, प्लस लिखा। 2880 बढ़ा, प्लस लिखा। समझ रहे हो ना तुम लोग? फिर 2880 से 2960 बढ़ा, प्लस लिखा। 2990 बढ़ा, प्लस लिखा। 3220 बढ़ा, प्लस लिखा। 3300 बढ़ा, प्लस लिखा। बढ़ा, प्लस लिखा। माइनस, माइनस, प्लस, माइनस, 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 प्लस। समझ में आया क्या हुआ यहाँ पे? समझा? अब देखो, अब आपको काउंट करने हैं कितने प्लस कितने माइनस। प्लस साइन इफ स्टॉक प्राइसेस इंक्रीज, उसको N1 बोलते हैं। माइनस साइन इफ स्टॉक प्राइसेस डिक्रीज, इसको प्यार से N2 बोलते हैं। प्लस और माइनस साइन इज बेस्ड ऑन क्लोजिंग प्राइसेस ओनली। तो आपको बीच का कुछ भी दिया होगा नहीं देखने का, खाली क्लोजिंग प्राइस देखने का। कैलकुलेट द नंबर ऑफ रन्स विच डिनोट्स द टोटल नंबर ऑफ साइन ऑफ प्राइस चेंजेस। एनी रिवर्स चेंज विल बी कंसिडर्ड फॉर आर। मतलब क्या, मैं आपको बताता हूं, इधर देखो। सपोज अब देखो, फर्स्ट है वो तो ठीक है, फर्स्ट तो बाय डिफॉल्ट है ही। अब प्लस से प्लस हुआ ना तो कुछ नहीं होगा, प्लस से माइनस हुआ ना, इट इज शोन एज आर। माइनस से माइनस कुछ नहीं होगा, माइनस से प्लस हुआ ना, शोन एज आर। प्लस से माइनस हुआ ना, शोन एज आर। माइनस से माइनस कुछ नहीं होगा, समझे क्या? तो यहां पे देखो क्या हो रहा है, कितनी बार आपका घूम रहा है। पहला चेंज हुआ वो, फिर दूसरा चेंज, फिर प्लस से प्लस में नो चेंज, प्लस से माइनस में चेंज, माइनस से प्लस में चेंज, प्लस से प्लस में नो चेंज, प्लस से प्लस में नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज, प्लस से माइनस में चेंज, माइनस से माइनस में नो चेंज, माइनस से प्लस में चेंज, प्लस से माइनस चेंज, फिर और एक इधर चेंज।
कुछ समझ में आया क्या लाइफ में? सो टोटल नंबर ऑफ प्राइस चेंजेस आर, टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड नेगेटिव में 1 2 3 4 5 6 7 8। गॉट इट एवरीवन? बोलो रे। बोलो 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 बोलो। डन। सो N1 11 N2 08 नंबर ऑफ प्राइस चेंजेस 8। नंबर ऑफ प्राइस चेंजेस समझे क्या तुम लोग? प्लस टू माइनस या माइनस टू प्लस हो रहा है ना, वो आ गया आर, उसको बोलते हैं प्राइस चेंज। गाइस प्लीज कंफर्म, समझ में आया? तो ये एक एग्जांपल अपन कर रहे हैं, फिर मेन सम सॉल्व कर लेंगे। फिर नेक्स्ट, फिर बोला है कैलकुलेट, स्टेप बाय स्टेप जाने। तो स्टेप 1 हो गया, स्टेप 2 आर हो गया, स्टेप 3 पे आओ। कैलकुलेट यू आर 2N1 N2 अपॉन N1 प्लस N2 द होल प्लस 1। N1 क्या है अपने को पता है, N2 क्या है, N1 प्लस N2 क्या है अपने को पता है। सो N1 क्या है पता है, N2 पता है, N1 पता है, N2 पता है, द होल प्लस 1 पता है। न्यू आ गया 10.26, न्यू आ गया 10.26। फिर ये फॉर्मूला अप्लाई किया एज इट इज। फिर नेक्स्ट फॉर्मूला, ये रहा वो नेक्स्ट फॉर्मूला, N1 N2 2N1 N2 माइनस N1 माइनस N2। तो ये वाला चीज यहाँ पे फिर हम लोग ने कर दिया। आई थिंक इधर एक प्लस ऐड होना भूल गया, तो इधर एक प्लस ऐड कर दो। ठीक है सर, 1 वाला कैसे हुआ? कौन सा 1 वाला? कोमल तू लगता है कहीं और चली गई थी, हाँ? बोल बोल बोल, कौन सा 1 वाला? ठीक है, फिर ये 2N1 N2 का सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई कर रहा है, एन अपने को मिल जाएगा इधर 2.06। समझ में आ गया? फिर एक फॉर्मूला है लोअर लिमिट का अपर लिमिट का, ये देखो। फिर यहाँ पे एक फॉर्मूला है लोअर लिमिट का अपर लिमिट का, तो वो फॉर्मूला लगाना है और चेक करना है कि कहाँ पे अपना मार्केट लेवल फॉर्म हो रहा है, और उससे अपने को आंसर आ जाएगा। सर ये लास्ट में क्या बताया नहीं समझा, तो इसके लिए अपन लोग कर रहे हैं क्वेश्चन। आ जाओ, इसको एक क्वेश्चन के, वो क्वेश्चन के थ्रू ही कर लेते हैं सॉल्व, तो समझ जाएगा। हियर इट इज। आजा कोमल, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन बेटा। कोमल लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन बेटा, तो इससे सब अपने को क्लियर हो जाए। 2800 से 2780 हुआ, क्या हुआ कोमल, बड़ा कि कम हुआ? क्या हुआ यहाँ पे बेटा? करेक्ट, माइनस। तो इसको बोलेंगे माइनस। समझी क्या कोमल? फिर 2780 से 2795 गया, क्या हुआ बेटा? प्लस, वेरी गुड। फिर
2830, 2795 से 2830 हुआ, प्लस माइनस हो गया, प्लस 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 2990 प्लस, कोमल समझ रही है, 3200 प्लस 3300 प्लस प्लस ओफो माइनस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस। कमन, चल, सो -8, प्राइस चेंज 11, नहीं प्राइस चेंज 11 तो नहीं होगा, देख आजा देखते हैं आयुषी, 1, पहला ये 1, वो तो गिनी लेने का 1, फिर ये भी एक चेंज है 2, फिर इधर एक चेंज है 3, इधर एक चेंज है 4, इधर एक चेंज है 5, इधर एक चेंज है 6, 7, 8। सुन ना, R8 है आयुषी, R = 8। उसके बाद देखो, फिर N1, पॉजिटिव वाले सारे कितने हैं देखो, N1, प्लस वाले देखो कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ए भाई, क्या नाम है, कोमल, तेरे को क्लियर है ना सब चीज? नेगेटिव वाले देखो कितने हैं? मेरा इनका N1 मैच नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, N2 भी 8 है, और प्लस देखते हैं, 1, 2, 11, 11 है। चल डन। सो R8, N1 11, N2 8। अब कुछ नहीं करना है, अब बाय डिफॉल्ट आपको खाली प्रोसेस को फॉलो करना है। प्रोसेस देखो क्या बोलता है, प्रोसेस बोलता है पहला डिनोट दिस दिस दिस, आर फाइंड करो, कर लिया कर लिया। अब नेक्स्ट कैलकुलेट यू आर, चलो कैलकुलेट करते हैं यू आर, तो ये लिख लो इधर,
यू आर इज इक्वल टू, फॉर्मूला है अपने पास यू आर का, 2n1 n2 अपॉन n1 n2 प्लस 1 2, n1 देखो कितना है 11, n2 देखो कितना है 8, n1 प्लस n2, n1 इंटू n2 11 इंटू 8 द होल इंटू प्लस 1, तो बोलो कितना आता है ये? अरे सॉरी, ये प्लस है भाई, शायद प्लस है ना, मैंने क्या लिखा है? हाँ, प्लस है ना ये। सो ये देखो कितना आता है, 10.26, 10.26। चलो ना इसको मेन फेयर में लिखते हैं अपन, n1 प्लस के साइंस है 11, नंबर ऑफ पॉजिटिव चेंजेस, n2 है माइनस, नंबर ऑफ नेगेटिव चेंजेस, लास्ट है r, हाँ r है 8, r है 8, टोटल ऑफ प्राइस चेंजेस। डन। अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये तो है स्टेप 1 2, जो भी नाम देना है उसको, फिर आ जाओ नेक्स्ट स्टेप के ऊपर, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ यू आर इज इक्वल टू म्यू 2 इंटू n1 इंटू n2 अपॉन n1 प्लस n2 प्लस 1, तो ये देखो कितना आता है, 2 इंटू n1 इज 11, n2 इज 8 अपॉन 11 प्लस 8 प्लस 1 इज इक्वल टू, सॉल्व करोगे तो आएगा 10.26, 10.26। डन डन। नेक्स्ट स्टेप देखो क्या है, कैलकुलेट सिग्मा आर, फॉर्मूला देखो बड़ा सा फॉर्मूला है, सिग्मा आर रूट ऑफ, सर ये याद रखना पड़ेगा, हाँ n1 इंटू n2, 2n1 n2 माइनस n1 माइनस n2 द होल अपॉन n1 प्लस n2 द होल स्क्वायर, n1 प्लस n2 माइनस 1, ठीक है, 2 इंटू n1 इंटू n2 तो 11 इंटू 8, 2 इंटू 11 इंटू 8 माइनस n1 माइनस n2, ठीक है।
द होल अपॉन 11 plus 8 square, 11 plus 8 minus 1. And we get is this. Sure, bolo. तो ये कितना आता है? ये पूरा रूट में भाई, तो रूट ऑफ 4.2524, तो इसका रूट क्या तो आता है 2.06। ये 2.06। सर इसके पीछे का कुछ लॉजिक और डेरिवेशन है? हाँ है ना, करोगे? बोलो। ये सम जो कभी आता नहीं है उसका डेरिवेशन करवाना है तुमको, करवा दूंगा। 3 घंटे दो मेरे को, जरूर करवाऊंगा। अब उसके बाद स्टेप्स पे जाओ, स्टेप्स पे जाओ भाई। ये स्टेप हो गया, ये स्टेप हो गया। नेक्स्ट अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट कैलकुलेट करना है। u इंटू टी इंटू ओ आर, ये एक है लोअर लिमिट, एक है अपर लिमिट। एक है लोअर लिमिट, एक है अपर लिमिट। बोलो। लोअर लिमिट का फॉर्मूला इज म्यू माइनस टी इंटू सिग्मा आर। म्यू अभी अपन लोग ने निकाला था 10.26 माइनस टी। टी देखो क्वेश्चन में दिया होगा आपको, ये रहा वैल्यू ऑफ टी। ये देखो इधर वैल्यू ऑफ टी, ये देखो इधर वैल्यू ऑफ टी। एट 5% is 2.101. Value of t at 5% is 2.101. So आओ 5% पे निकालते हैं, इनटू सिग्मा आर भी अभी निकाला था 2.06 इज इक्वल टू 5. 5.94, 5.93। हाँ थियोरी भी आता है, प्रैक्टिकल में ये क्वेश्चन भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है ना। अपने को क्या है, अपने को सब करने का भाई। अपर लिमिट इज u प्लस टी इंटू ओ आर सिग्मा आर। u is 10.26 plus 2.101 into 2.06। इधर खाली प्लस है, उधर माइनस था। दिस इज एट 5%, ये याद रखना, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ये मेरा देखो कितना आता है, 14.59, 14.59 डन। इफ कंक्लूजन सुनो। सर क्या चल रहा है लाइफ में वही नहीं समझ रहे आप, कंक्लूजन पे आ गए। हाँ
if R lies between 5.93 and 14.59, then market shows weak form of efficiency. Then market shows weak form of efficiency. ठीक है, हो गया. वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी क्या है वो कल के सेशन में समझेंगे जब अपन टेक्निकल एनालिसिस करेंगे. ठीक है, डन. अब सेम अपने को एट 10% भी करने को मिल सकता है. एट 10% भी करने को मिल सकता है. अगेन एक है लोअर लिमिट, एक है अपर लिमिट. 10 माइनस 2 6 माइनस 10% पे 10% पे होता है 1.734. सो वी विल राइट हियर 1.734 into 2.06. एंड दूसरे साइड पे है 10.26 प्लस 1.734 into 2.06. 6.688 आएगा, 13.832. कंक्लूजन सेम. हम्म 6.688 and 13.832. Done, 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 done. Please copy. Done, done. सो ये चैप्टर का प्रैक्टिकल पार्ट डन. थियोरी पार्ट थोड़ा सा बचता है अपना, एंड वो कल के सेशन में या आज इवनिंग के सेशन में जो भी अपने को टाइम मिलेगा उसमें कर लेंगे. थियोरी डन. सो इन शॉर्ट अभी खाली एक 1.5-2 घंटे का सेशन है एंड ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाएगा. मैक्सिमम 1.5-2 घंटा भी नहीं, 1-1.5 घंटे में हो जाएगा. खाली एक टेक्निकल पार्ट बाकी है, विल डू इट. हाँ, यस, हाई एंड लो प्राइसेस. चलो डन. बाकी तुम लोगों के बुक में पूरा मैंने स्टेप्स एंड एवरीथिंग लिखवाया भाई है, सो वो खाली फॉलो करना है आपको. इधर खाली लिख लो, डू स्टेप्स फ्रॉम द बुक. फ्रॉम ऑप्टिमाइज और मैजिक बुक. ओके, ओके, डन 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 एवरीवन. कोमल समझ में आया क्या चल रहा है? देख ले, खाली फॉर्मूला का एप्लीकेशन है, लास्ट में ये कंक्लूजन है, लोअर लिमिट अपर लिमिट. दैट्स इट. चलो डन 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 डन. Hasta la vista for this session. Bye bye. Thank you so much. Take care. Keep smiling.